हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट पे। दोस्तों, टीचिंग मेथड की जो हमारी सीरीज़ चल रही है उसमें आज का हमारा पेपर है वो सेकंड ग्रेड 2011 का है। आप सबको पता होगा कि 2013, 2016 और 2018 के दो पेपर, एक तो जनरल डिपार्टमेंट वाली भर्ती और एक साइंस के डिपार्टमेंट वाली भर्ती, ये हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न थे। अगर आपने नहीं किए तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। बहुत शानदार प्रश्न है दोस्तों। ये समझ लीजिए, अगर आप ये क्वेश्चन कर लेते हैं याद तो कम से कम आपके 5-6 नंबर में वो ज़्यादा आएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है वो रिपीट होते हैं। आपने देखा भी होगा 2013 और 16 वाली भर्ती के 2018 में बहुत ज़्यादा प्रश्न आए थे। तो ऐसा ही अब की बार भी होना है। 2021 में भी इन्हीं प्रश्नों में से घुमा फिरा कर यही प्रश्न या सेम टू सेम भी आ सकते हैं। दोस्तों, आप सबको पता है कि 50 से 60% प्रश्न है वो तो रिपीट ही होते हैं। तो बहुत शानदार प्रश्न है। उसी कड़ी में आज का हमारा 2011 में विज्ञान विषय का पेपर रहेगा। विज्ञान विषय के शिक्षण विधियों के 20 प्रश्न हम इस वीडियो में सोल्व करेंगे। उम्मीद करूंगा वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि बहुत शानदार प्रश्न है। तो आप लास्ट तक ज़रूर देखें, तभी आपको इसका फ़ायदा वो पूरा मिलेगा। वरना दोस्तों कोई मतलब नहीं है 1 मिनट देखने, 2 मिनट देखने से कोई मतलब नहीं है। आप पूरा वीडियो देखा करें ताकि आपको पूरी चीज़ है वो या पूरे प्रश्न आपको याद हों, और इसमें से अगर एक भी आए तो वो आपका गलत नहीं हो, तो आपकी तैयारी वो बहुत शानदार हो जाएगी। तो आप इसको लास्ट तक ज़रूर देखें। तो ये देखिए दोस्तों, आपके सामने पेपर साइंस का सेकंड ग्रेड 2011-12। सीधा हम चलते हैं शिक्षण विधियों के क्वेश्चन पे। सबसे लास्ट में आपको शिक्षण विधियों के प्रश्न वो मिलेंगे। और दोस्तों, ये सिर्फ हिंदी में ही है, बाइलिंगुअल पेपर है, वो नहीं मिला मेरे को वेबसाइट पे। यही पेपर मिला है जो आपके सामने आपको दिख रहा है। तो ये देखिए दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उदाहरण नागरिक वैज्ञानिक साक्षरता का परिचायक है? एशिया में शिशु मृत्यु कम करना, आणविक शक्ति और उसका समाज हित में उपयोग, सूक्ष्मदर्शी यंत्र से वैज्ञानिक आश्चर्य को पहचानना और दूरदर्शी यंत्र की सहायता से प्रकृति के सौंदर्य जगत को पहचानना। तो यहाँ पर क्या बात मतलब पूछ रहा है आपसे कि उदाहरण नागरिक वैज्ञानिक साक्षरता का परिचायक है। कौन सा उदाहरण है वो नागरिक साक्षरता मतलब का परिचायक है? तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, आणविक शक्ति और उसका समाज हित में उपयोग। ऑप्शन नंबर 2 है वो यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। 132 नंबर, निम्न में से कौन सा विषय इकाई योजना के लिए उपयुक्त है? शरीर के संस्थानों का अर्थ एवं अवधारणा, रक्त परिभ्रमण संस्थान, मानव शरीर के विभिन्न संस्थान और रक्त तथा श्वसन संस्थान। तो कौन सा विषय इकाई योजना के लिए उपयुक्त है? दोस्तों, यहाँ पर विषय की पर्टिकुलर विषय की बात कर रहा है कि कौन सा विषय वो इकाई योजना के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। तो यहाँ पर हो जाएगा मानव शरीर के विभिन्न संस्थान, ऑप्शन नंबर 3। मानव शरीर के विभिन्न संस्थान दोस्तों ये इकाई योजना के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, क्योंकि इकाई योजना में है कि जो एक पूरा टॉपिक होता है उसकी खंडों में बांट लिया जाता है और फिर हर एक खंड को पढ़ाया जाता है। तो मानव शरीर के विभिन्न संस्थान का मतलब यहाँ पर है कि एक बार पाचन संस्थान है, मतलब पाचन तंत्र पढ़ाया जाएगा, फिर श्वसन तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र, ये अलग अलग फिर योजनाएं बन जाएंगी। तो ये इकाई योजना के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर बात करते हैं अगले प्रश्न की। विज्ञान के पाठ्यक्रम में वायु के संघटक, वायु का दबाव व वेग, वायु एवं जीव तथा श्वसन संस्थान पाठ्यक्रम निर्माण के किस सिद्धांत को इंगित करता है? समाकलन का सिद्धांत, लचीलेपन का सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत और सहसंबंध का सिद्धांत। तो दोस्तों यहाँ पर ये प्रश्न है वो आरपीएससी के द्वारा डिलीट कर दिया गया है, मतलब इसका बोनस अंक वो दिया है। सभी का ये राइट माना गया है, चाहे आपने किया है या नहीं किया है। इसका आंसर वो नहीं है, क्वेश्चन वो गलत है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, क्वेश्चन नंबर 134। संक्रामक रोगों से बचाव, संतुलित भोजन एवं अशुद्ध जल को शुद्ध करने की विधियों से संबंधित विषय वस्तु को शामिल करना पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाले तत्व का संकेतक है। वातावरण केंद्रितता, दैनिक जीवन की आवश्यकता, बालकों की रुचि एवं मानसिक स्तर और क्रियाशीलता और मनोरंजन। तो दोस्तों बहुत ही शानदार प्रश्न है। मतलब सीटेट में ऐसे प्रश्न आते हैं जो हमारे सेकंड ग्रेड 2011 का पेपर है, ये लगभग सीटेट वाले क्वेश्चन है यहाँ पर ज़्यादा। लेकिन जो वर्तमान डर रहा है वो दोस्तों अलग ही प्रश्नों का है। वो 2013, 15 का हम करेंगे। इसके बाद 2015 का ही नंबर है जो स्पेशल एजुकेशन में भर्ती हुई थी सेकंड ग्रेड की, उसके पेपर हम लेकर आने वाले हैं 1-2 दिनों में। तब तक ये 2011, और अगर आपने पहले वाले नहीं किए तो वो आप कर लीजिए। तो दोस्तों 134 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दैनिक जीवन की आवश्यकताएं, संक्रामक रोगों से बचाव है, संतुलित भोजन है, अशुद्ध जल है को शुद्ध करने की विधि, ये सब आपके दैनिक जीवन की आवश्यकताओं से संबंधित उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट हो जाएगा।
फिर है ध्यान देना, सूची बनाना, व्यवस्थित करना, जांच करना आदि व्यवहारपरक क्रियाएं हैं। ज्ञानात्मक पक्ष की, क्रियात्मक पक्ष की और भावात्मक पक्ष की, और ज्ञानात्मक और भावात्मक दोनों पक्षों की। तो दोस्तों ये भी शानदार प्रश्न है और एक प्रश्न डेफिनेटली आएगा विज्ञान में, विज्ञान की शिक्षण वीडियो में एक प्रश्न है वो जरूर ही आएगा। तो ध्यान देना, सूची बनाना, व्यवस्थित करना, जांच करना आदि व्यवहारपरक क्रियाएं दोस्तों ज्ञानात्मक और भावात्मक दोनों पक्षों से संबंधित होती हैं। ऑप्शन 4 है 135 में, वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर बात करते हैं अगले प्रश्न की। एक्वेरियम विकसित करने के लिए आप किस विधि का उपयोग करेंगे? खोज विधि का, समस्या समाधान विधि, प्रोजेक्ट विधि और अभिक्रमित विधि। तो दोस्तों एक्वेरियम विकसित करने के लिए हम कौन सी विधि का उपयोग करते हैं? प्रोजेक्ट विधि का। ऑप्शन नंबर 3 है वो यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 प्रोजेक्ट विधि का उपयोग है वो एक्वेरियम विकसित करने के लिए किया जाता है। फिर बात करते हैं अगले प्रश्न की। कौन सी शिक्षण विधि का प्राथमिक उद्देश्य सीखने की विधि का प्रशिक्षण, ट्रेनिंग इन मेथड है, न कि ज्ञानार्जन करना? ह्यूरिस्टिक विधि, प्रोजेक्ट विधि, समस्या समाधान विधि और प्रदर्शन विधि। तो दोस्तों ये प्रश्न भी आरपीएससी के द्वारा डिलीट कर दिया गया है, इसका भी बोनस अंक वो दिया गया है। क्यों दिया गया है आप सबको पता होगा कि कौन सी शिक्षण विधि का प्राथमिक उद्देश्य सीखने की विधि का प्रशिक्षण, ट्रेनिंग इन मेथड है, न कि ज्ञानार्जन कराना। तो दोस्तों इन सब विधियों का ज्ञानार्जन कराने से ही मतलब है। ह्यूरिस्टिक विधि है, समस्या समाधान विधि है, प्रोजेक्ट विधि है, प्रदर्शन विधि है, ये सब विधियाँ वो ज्ञानार्जन से संबंधित है, इसलिए ये प्रश्न है वो डिलीट किया गया है। फिर बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रकृति के अध्ययन के लिए भ्रमण के लिए विद्यार्थियों को लेकर जाएंगे परमाणु संयंत्र प्लांट, प्लेनेटोरियम, पेयजल प्लांट, सिनेमा हॉल। तो प्रकृति के अध्ययन के लिए आपको भ्रमण के लिए कहाँ ले जाना पड़ेगा? तो दोस्तों आप सबको पता है कि ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल है वो राइट हो जाएगा। प्लेनेटोरियम यहाँ पर आपको ले जाना है क्षेत्र भ्रमण के लिए, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट हो जाएगा। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 139 नंबर। इकाई परख का निर्माण करते समय किस उद्देश्यों को अंक बाहर नहीं दिया जाता? अवबोध, ज्ञानोपयोग, कौशल और अभिवृद्धि। तो इकाई परख का निर्माण करते समय किस उद्देश्यों को अंक बाहर नहीं दिया जाता? तो दोस्तों आप सबको पता होगा अभिवृद्धि को कोई अंक बाहर नहीं दिया जाता है, अवबोध को जाता है, ज्ञानोपयोग होता है, कौशल होता है, लेकिन अभिवृद्धि को कोई भी अंक वो नहीं दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर निबंधात्मक परीक्षा के बारे में सत्य नहीं है। दोस्तों इस नहीं को ध्यान में रखना आपको कि सत्य नहीं है, ये बात हमसे पूछी गई है। विद्यार्थियों को पाठ्य वस्तुओं के तत्वों का सूक्ष्म रूप से अध्ययन कराना पड़ता है, यह वैध नहीं होती है, ज्ञानात्मक पक्ष के मापन के लिए अधिक उपयोगी है और यह कम विश्वसनीय होती है। तो सत्य नहीं है, ये बात हमसे पूछी है। तो दोस्तों ये कम विश्वसनीय होती है, ये तो बात है सत्य। वैध नहीं होती, ये बात भी बिल्कुल सही है। ज्ञानात्मक पक्ष के मापन के लिए अधिक उपयोगी है, ये बात भी सही है कि इसमें बच्चे को रटना ज़्यादा पड़ता है। लेकिन दोस्तों सूक्ष्म रूप से अध्ययन करना पड़ता है, ये बात बिल्कुल गलत है। आप सबको पता है कि सूक्ष्म रूप से अध्ययन करने के लिए जो परीक्षा ली जाती है वो वस्तुनिष्ठ रूप में ली जाती है। उसमें छोटे छोटे प्रश्न वो बन जाते हैं, जैसे रीट की एग्जाम होने वाली है या विभिन्न कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, उसमें सूक्ष्म रूप से आपको अध्ययन करना पड़ता है, आप किसी भी टॉपिक को छोड़ नहीं सकते। लेकिन अगर आप वैसे बात करें जैसे बीएससी आपने की है, आपने आगे एमएससी भी की होगी, तो वहाँ पर आपको पता है कि निबंधात्मक प्रश्न आते हैं, तो आपको टॉपिक का पता रहता है कि लगभग ये 3-4 टॉपिक हम कर लेंगे तो इसमें से क्वेश्चन आ जाएगा और आप आराम से पास हो जाते हैं। तो ये निबंधात्मक परीक्षा का एक दोष होता है कि इसमें सूक्ष्म रूप से अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो 140 में ऑप्शन नंबर 1 का वो करेक्ट हो जाएगा। फिर बात करते हैं अगले प्रश्न की 141 नंबर। बालकों के स्कूली जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ा जाना चाहिए, इस कथन का संबंध है एनसीएफ 2005। तो दोस्तों इसका तो आप सबको पता है कि ये तो नींद में भी आपको आना चाहिए, क्योंकि बहुत बार पढ़ चुके हैं और लगभग हर पेपर में, हर परीक्षा या हर पेपर में ये क्वेश्चन तो आता ही है। आप सबको पता है कि बालकों को स्कूली जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ा जाना चाहिए, ये बात है वो एनसीएफ 2005 की है। 1 नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। करिकुलम शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द क्यूरेरे से हुई है? स्पेनिश, जर्मन, लैटिन और पुर्तगाली। तो दोस्तों इसकी भी मैंने आपको ट्रिक बताई है। लगभग शब्द अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो आपको तुक्का ही लगाना, तो आप लैटिन भाषा पर जाइए। लगभग शब्द वो लैटिन भाषा के हैं, अगर हम 2-3 शब्दों को छोड़ दें, बाकी लगभग सभी शब्द, साइकोलॉजी हो या फिर शिक्षण विधि हो, लगभग शब्द वो लैटिन भाषा के हैं। तो आपको तुक्का लगाने की जरूरत पड़े तो आप लैटिन लगाना, वरना जो आपको आता है वो एकदम सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पाठ योजना तैयार करते समय किस कारक का प्रभाव नहीं पड़ता? विद्यालय का शैक्षिक वातावरण, शिक्षकों की औसत आयु, छात्रों का मानसिक स्तर, छात्रों की औसत आयु। तो दोस्तों पाठ योजना तैयार करते समय किस कारक का प्रभाव नहीं पड़ता? तो ये भी कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, किसी बुक से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। विद्यालय का शैक्षिक वातावरण बिल्कुल प्रभावित करता है, छात्रों की औसत आयु बिल्कुल प्रभावित करती है,
छात्रों का मानसिक स्तर भी प्रभावित करता है, लेकिन शिक्षकों की औसत आयु का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चाहे आप शिक्षक हो 10 साल का हो, 20 साल का हो, 50 का हो, 60 का हो, 70 का हो, उसकी आयु से कोई इफेक्ट है वो नहीं पड़ेगा पाठ्य योजना के ऊपर। तो ऑप्शन नंबर 3 है वो यहाँ पर राइट हो जाएगा। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से विज्ञान प्रयोगशाला का उद्देश्य नहीं है। छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना बिल्कुल उद्देश्य होता है दोस्तों। वैज्ञानिक सिद्धांतों को सिद्ध करना बिल्कुल उद्देश्य होता है। छात्रों के खाली समय का उपयोग करना ये भी होता है। मापन कौशल विकसित करना, तो दोस्तों 144 में मापन कौशल विकसित करना ये भी छात्रों के खाली समय का, हाँ एक मिनट इस पर ध्यान नहीं दिया दोस्तों मैंने। छात्रों के खाली समय का एक संकीर्ण सोच होगी कि अगर छात्र खाली समय में है तभी विज्ञान प्रयोगशाला का उद्देश्य है, ये दोस्तों बात गलत है। खाली समय का उपयोग करना ये कोई इसका मतलब संकीर्ण उद्देश्य है, ये तो इसका विस्तृत उद्देश्य होता है कि बालक है विज्ञान में की प्रयोगशाला के अंदर जाकर मतलब उसको प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करता है, प्रत्यक्ष ज्ञानार्जन के लिए प्रयोगशाला का निर्माण किया जाता है। तो ये यहाँ पर संकीर्ण सोच हो जाएगी कि खाली समय का सदुपयोग करना, ये बात यहाँ पर गलत है। 1, 2 और 3, 1, 2 और 4 नंबर बिल्कुल सही है और खाली समय का उपयोग करना इसका उद्देश्य नहीं होता है। तो 144 में ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट हो जाएगा, खाली समय का उपयोग करना। फिर आता है अगला प्रश्न 145, विज्ञान शिक्षण में सतत एवं समग्र मूल्यांकन के संबंध में कौन सा कथन गलत है। यह रचनात्मक मूल्यांकन है, बिल्कुल सही बात है। यह संकलनात्मक मूल्यांकन है, यह वर्ष पर्यंत चलता रहता है और 1 वर्ष में एक ही बार होता है। तो दोस्तों आप सबको पता है कि ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि ये पूरे साल में चलता रहता है, 1 वर्ष में एक बार ही नहीं होता है। एक बार में होने वाला परीक्षण है वो तो संकलनात्मक मूल्यांकन होता है, जो लास्ट में होता है, एकदम सत्र के लास्ट में होता है संकलनात्मक मूल्यांकन। फिर बात करते हैं अगले प्रश्न के 146 नंबर, निम्न में से मूल्यांकन की गुणात्मक तकनीक नहीं है। साक्षात्कार, रेटिंग स्केल, उपलब्धि परीक्षण और अभिवर्ती मापनी। तो दोस्तों गुणात्मक तकनीक नहीं है, कौन सी नहीं है, उपलब्धि परीक्षण। उपलब्धि परीक्षण है वो गुणात्मक तकनीक नहीं है, जबकि रेटिंग स्केल, साक्षात्कार, अभिवर्ती मापनी ये सब गुणात्मक में आती हैं और ये मापात्मक में आती है। ऑप्शन नंबर 4 है ये मापनात्मक विधि है और ये सब तीनों हैं वो गुणात्मक विधि हैं। तो ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, W.S. किलपेट्रिक ने विज्ञान की कौन सी विधि दी है। प्रयोगशाला विधि, परियोजना विधि, ह्यूरिस्टिक विधि, प्रयोग प्रदर्शन विधि। तो दोस्तों किलपेट्रिक के द्वारा परियोजना विधि है वो दी गई है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट हो जाएगा। फिर बात करते हैं अगले प्रश्न की 148 नंबर, निम्न में से किस विधि का सोपान नहीं है। समस्या के प्रति चेतना, संबंधित आंकड़े एकत्र करना, परिकल्पनाओं का निर्माण करना और घोषणाएं करना। तो दोस्तों ये प्रश्न ही अधूरा है, आप सबको पता है कि यहाँ पर कोई विधि का नाम ही नहीं दिया है। निम्न में से किस विधि का सोपान नहीं है, तो ये प्रश्न भी आरपीएससी के द्वारा डिलीट किया गया है, सबको बोनस अंक वो इसका मिला है। अब बात करते हैं आज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन 149 नंबर, निम्न में से विज्ञान शिक्षक का गुण नहीं है। शिक्षक की बात कर रहा है दोस्तों, प्रभावी व्यक्तित्व, मेधावी छात्रों का पक्ष लेना, विषय का पूर्ण ज्ञान, शिक्षण कौशलों का ज्ञान। तो दोस्तों पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आप सबको पता है कि मेधावी छात्रों का पक्ष लेना, शिक्षक वही उत्तम होता है जो पक्षपात रहित हो। आपको किसी का पक्ष नहीं लेना, चाहे आप कमज़ोर बालकों का पक्ष लो या फिर चाहे आप होशियार बालकों का पक्ष लो, दोनों का ही पक्ष लेना आपके लिए एक शिक्षक का ये गुण नहीं होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3 है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फिर है आज का लास्ट क्वेश्चन 20वां क्वेश्चन, छात्रों में चिंता एवं तनाव कम करने के लिए कौन सी मूल्यांकन प्रक्रिया अपनाई जा रही है। सतत एवं समग्र मूल्यांकन। तो दोस्तों यही बात बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों आज के 20 प्रश्न। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे और इसको शेयर भी करेंगे। और दोस्तों आपको भी ये ध्यान रखना है, जैसे बहुत ही ईजी प्रश्न है फिर भी मैंने गलत पढ़ लिया इसलिए मेरा गलत हो जाता। आपको ये गलती नहीं करनी है, 2 बार आपको पढ़ना है उसके बाद ही जवाब देना है। यहाँ पर ये विज्ञान प्रयोगशाला वाला और लगभग ऑप्शन यही आपको एग्जाम में मिलता है जो गलत होता है कि खाली समय का सदुपयोग करना। तो ये दोस्तों बिल्कुल गलत कथन है, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। आपको ध्यान से पढ़ना है, ऐसी गलती नहीं करनी है। एक भी आसान प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए, फिर आपका सिलेक्शन कोई रोकने वाला नहीं है। दोस्तों हार्ड प्रश्न आता है वो गलत हो जाता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इजी प्रश्न अगर आपने एक भी गलत कर दिया मतलब आप सिलेक्शन से दूर होते जा रहे हो। तो दोस्तों ये थे आज के 20 प्रश्न। मिलते हैं जल्दी दूसरे वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।